चिकनी और शफाफ सड़क दूर तक फैली हुई थी। मैं उस सड़क पर पैदल सफर करता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक तेज रफ्तारी से चलता रहा। मजीद चलता रहता अगर मुझे एक धुंधली सी रोशनी नजर ना आ जाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ उस रोशनी के करीब पहुंच गया। ये एक छोटा सा ट्रक था जिसका बोनट खुला हुआ था और एक गंदा और मजहूल सा ड्राइवर उस बोनट पर झुका हुआ था। उसने बैटरी में वायर लगाकर एक बल्ब रोशन कर लिया था और उसे बैटरी के पास ही टिका दिया था। उस रोशनी में वो इंजन की कोई खराबी दूर करने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैं उसकी बड़बड़ाहट सुन रहा था लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। चंद लम्हात के बाद उसने रोशनी के वायर बैटरी से निकाले और बैटरी के टर्मिनल फिट करने के बाद बोनट बंद कर दिया। तब वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने घबराए हुए से लहजे में कहा, अरे तुम फिर आ गए। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। वो बड़बड़ाते हुए बोला और आगे बढ़कर स्टीयरिंग पर जा बैठा। मैं सर खुजा रहा था। कौन चला गया कौन उतर गया ये बात मेरी समझ में ना आ सकी, लेकिन एक नया ख्याल मेरे जहन में पैदा हो गया था। मैंने पीछे हटकर ट्रक के अकबी हिस्से में झांका। कुछ कार्टन ट्रक के पिछले हिस्से में लदे हुए थे। उन पर मोनोग्राम भी बना हुआ था लेकिन रात की तारीकी की वजह से मोनोग्राम पढ़ा नहीं जाता था। बूढ़े ने स्टीयरिंग पर बैठकर सेल्फ लगाया और ट्रक स्टार्ट हो गया। तब उसके मुंह से मसरत की किलकारी निकली और उसने कहा, अब बाहर ही मरते रहोगे या अंदर भी आओगे? मुझे देर हो रही है। मैं फुर्ती से घूमकर दूसरी जानिब से बूढ़े के बराबर सीट पर बैठ गया था। ट्रक स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। मैं खामोश था। बूढ़ा मुतमईन अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चपटी सी शीशी निकाली और उसका कॉक खोलकर 2-3 घूंट लेकर शीशी दोबारा जेब में रख ली। बूढ़े ने सवाल किया, मैं कहता हूँ उतर क्यों गए थे तुम? क्या समझते थे तुम? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं। बूढ़े ने चौंक कर मुझे देखा। चंद लम्हा देखता रहा। फिर उसने ऊपर लगी हुई रोशनी का बटन ऑन किया और मुख्तसर से हिस्से में तेज रोशनी फैल गई। उसने मेरी शक्ल देखी और चौंक पड़ा। बोला, अरे तुम वो नहीं हो। मैंने ठंडी सांस लेकर सवाल किया, कौन? बूढ़े ने कहा, तुम कौन हो? मैंने कहा, एक परेशान हाल मुसाफिर जिसे किसी हमसफर की तलाश थी। वो बोला, सारे मुसाफिर इसी सड़क पर आ मरे हैं, कोई और भी रास्ता देख लिया होता। मैं समझा तुम वही हो। मैंने पूछा, वही कौन? वो बोला, वो बेवकूफ भी शहर के आखिरी किनारे से मेरे ट्रक में सवार हुआ था। हाथ जोड़कर लिफ्ट मांगी थी, वरना मैं किसी को लिफ्ट देने का आदी नहीं हूँ। बैठा रहा। थोड़ी देर तक फजूल बातें करता रहा। नीम खपती सा मालूम होता था। फिर दफतन मेरे शाने पर हाथ रख कर बोला, उस तरफ रोक दो, बहुत जरूरी काम है। यहाँ से थोड़े ही फासले पर वो ट्रक रुकवा कर नीचे उतर गया था और मैं उसे गालियां देता हुआ आगे बढ़ गया था। फिर कॉइल के वायर ढीले हो गए और इंजन बंद हो गया। मैं समझा कि तुम वही हो और दोबारा वापस आ गए हो, मगर तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? मैंने बड़े शाइस्ता अंदाज में सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग? बूढ़े ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। बोला, ठीक है, तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम शरीफ आदमी हो। चलते रहो, कोई बात नहीं। मैंने पूछा, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? बोला, जहाँ भी जा रहा हूँ तुम्हें पहुँचा दूंगा। ये सड़क एक ही समत जाती है, मुख्तलिफ शाखें नहीं हैं इसकी। बूढ़े ने कहा और एक बार फिर जेब से वो चपटी सी शीशी निकाल ली और उसकी तिलछट तक मैदे में उतार ली। उसके बाद उसने शीशी बाहर उछाल दी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तकल्लुफात का कायल नहीं हूँ और फिर जो चीज़ किसी को दी नहीं जा सकती उसके लिए तकल्लुफन पूछना भी मुनासिब नहीं होता। मैंने कहा, बिल्कुल, आपके अफकार और ख्यालात बेहतरीन हैं, लेकिन ज़रा स्टीयरिंग पर भी ध्यान रखें। उसका स्टीयरिंग झूल गया था। बूढ़ा आंखें बंद करके हंसने लगा। फिर उसने कहा, अगर मैं स्टीयरिंग छोड़कर आंखें बंद करके सो जाऊं तब भी ट्रक अपने रास्ते पर रवां दवा रहेगा। उसके बाद वो आंखें बंद करके हंसने लगा। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। ट्रक वाकई सीधा ही जा रहा था और उस वक्त उसमें कोई गड़बड़ पैदा नहीं हुई थी। मैंने कहा, लेकिन बेहतर ये होगा मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी कि तुम आंखें न बंद करो और सोने की कोशिश मत करो। मंजिल पर पहुंचकर ही सोना बेहतर होता है। बूढ़ा आंखें फाड़ कर बोला, वाह क्या उम्दा ख्यालात हैं तुम्हारे, ज़हीन आदमी मालूम होते हो। मैं गहरी सांसें लेकर खामोश हो गया। उसे चढ़ रही थी और ये सारी बातें उसी का नतीजा थीं। मैं सीट से पुश्त टिकाए आंखें बंद किए बैठा रहा और बूढ़ा ड्राइविंग करता रहा। फिर बूढ़े के हलक से एक अजीब सी आवाज निकली और ब्रेक पर उसके पांव का दबाव बढ़ गया। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी थीं, लेकिन आंखें खोलने के बाद मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ भी न पाया था कि एक खौफनाक धमाका हुआ। मेरे चारों तरफ रोशनी फैल गई। ये रोशनी आंखों के सामने नहीं थी बल्कि दिमाग में थी। शायद मेरे सर में चोट लगी थी। दूसरे लम्हे मेरी आंखें बंद हो गईं और होशो हवास रुखसत हो गए। शायद कोई हादसा हो गया था। ये आखिरी एहसास था जो मुझे हुआ और उसके बाद कुछ होश न रहा।
नामालूम कितनी देर के बाद आंख खुली। मेरा सर घूम रहा था और आंखों के सामने धुंधलाहट फैली हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये धुंधलाहट छटती चली गई। पूरी तरह होश आया तो देखा कि मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और मेरे करीब 3 आदमी मौजूद हैं। ये तीनों शक्लें मेरे लिए अजनबी थीं। एक अधेड़ उम्र आदमी था, दूसरा उससे किसी कदर कम उम्र का मालिक और तीसरी एक उम्र रसीदा औरत। उन्होंने मुझे होश में आते देखा तो औरत आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने उसके चेहरे पर गौर किया। सख्त गिरी उसके चेहरे से अयां थी, लेकिन बज़ाहिर वो अपने आप को नरम खू जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमज़ोर लहजे में उसे बताया कि मैं ठीक हूँ। औरत ने जल्दी से दरवाजे का रुख करके कहा, जल्दी करो, इसके लिए दूध लाओ। दूध में शायद ओवल्टीन मिली हुई थी। मैंने उनके इशारे पर दूध पी लिया। सामने लगी दीवार गिर घड़ी में 4 बज रहे थे। यकीनन शाम का वक्त था। इसका मतलब था कि मैं काफ़ी देर तक बेहोश रहा था। मैं सूरत हाल से चूंकि वाकिफ नहीं था और ये नहीं जानता था कि ये कौन लोग हैं, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल करना भी मुनासिब न समझा। सर पर पट्टी बंधी हुई थी जिसकी गिरफ्त महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि इससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। दिमाग पर चोट लगी है और अगर ये लोग सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुझे यहाँ लाए हैं तो सूरत हाल जानने के बाद उनका शुक्रिया अदा करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। और अगर कोई और ही मसला है तो फिर जैसा भी हो, जो कुछ भी सामने आए। मोहम्मद शख्स ने मुझे आराम करने के लिए कहा और उसके बाद वो औरत की तरफ रुख करके बोला, मैंने कहा था तुमसे कि सब ठीक है, कोई खास बात नहीं है, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। औरत ने कहा, मैं इसके पास रहूं? वो शख्स बोला, दिल चाहे तो रहो, वरना बेहतर यह है कि इसे आराम करने दो। आराम करेगा तो कुव्वतें बहाल हो जाएंगी। हाँ डैनी, तुम इसे इंजेक्शन दे दो, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद मेरे बाजू में इंजेक्शन की सुई चुभी और मैं मुंह बनाकर रह गया था, लेकिन उसके बाद जहन खासा पुरसुकून हो गया था। बेहोशी नहीं थी बल्कि एक तरह की सुकून आमेज कैफियत थी। फिर मैंने टेलीफोन पर नंबर डायल करने की आवाज़ सुनी। थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखा तो औरत टेलीफोन पर किसी से बातें कर रही थी। अल्फाज मेरी समझ में ना सके, लेकिन चंद लम्हे के बाद औरत ने डैनी की तरफ रुख करके कहा कि टेलीफोन पर बात करे। डैनी भी टेलीफोन पर किसी से बातें करने लगा। उसका लहजा कुदरती तौर पर तेज था, चुनाचे मैंने उसके अल्फाज सुने। वो मेरे हुसूल की दास्तान दोहरा रहा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, जिनसे मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग जॉन स्नोडन से कोई अहम काम लेना चाहते हैं और इसके लिए उसे किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं। मैं खुश हो गया। अगर इस तरह मुझे इस मुल्क से निकलना नसीब हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हार्वर्ड के सारे प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया कि अब अपने नए किरदार को मेहनत से निभाऊंगा। सुकून के ये लम्हात मेरे लिए बड़े गनीमत थे। उस वक्त रात हो चुकी थी जब कुछ लोग मेरे पास पहुंचे। उनमें वो मोहम्मद शख्स भी शामिल था। बाकी तमाम चेहरे उस वक्त भी अजनबी थे। उनमें से एक ने बगौर मुझे देखते हुए कहा, यूं महसूस होता है जैसे अब तुम इंतहाई बेहतर हालत में हो। सुनो मिस्टर जॉन स्नोडन, तुम्हें एक खास मकसद के तहत जेल से फरार करवा के यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारा क्या ख्याल था? जेल से फरार होने में तुम्हारी अपनी कोशिशों का दखल है? दरअसल तुम्हारे बारे में हमें इत्तला मिली थी कि तुम 13 साल की सजा भुगत रहे हो, लेकिन जरा गौर करो उस बेचारी लड़की पर जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गंवा बैठी है। मेरा ख्याल है तुम्हें ठीक ठाक होकर उसके पास पहुंचना चाहिए, समझे? बेहतर है उठकर बैठ जाओ और हमसे ताउन करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हम तुम्हारे माजी से बखूबी वाकिफ हैं। अगर तुमने हम में से किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं खामोशी से उनकी शक्लें देखने लगा। मेरा नाम जॉन स्नोडन लिया गया था। मुझे जॉन स्नोडन बनने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मालूम तो हो कि उन लोगों का मकसद क्या है। मैंने उनमें से किसी से कोई तारुज़ नहीं किया और उसके बाद मुझे मेरे काम की तफसीलात बताई जाने लगी। कोई बिल्कुल ही अनोखा मामला था। समझ में नहीं आता था कि क्या चक्कर है, लेकिन मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करूंगा और इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। हैरत सिर्फ इस बात पर थी कि जिस शख्स को जेल से फरार करवाया गया था उसकी शक्ल ये लोग क्यों नहीं पहचानते थे और तमाम के तमाम आने वाले मुझे आसानी से जॉन स्नोडन क्यों तस्लीम किए जा रहे थे। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उस मोहम्मद शख्स ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर स्नोडन को इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं होगा और फिर बात ही कौन सी पेचीदा है। थोड़ा सा मेकअप करके इन्हें एक शख्स की शक्ल इख्तियार करना होगी और उसके बाद ये अपना काम अंजाम दे देंगे। जब ये अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें हर तरह की आज़ादी हासिल होगी और इनके लिए कोई मुश्किल न रहेगी। क्यों मिस्टर स्नोडन, क्या तुम्हें इस तमाम कार्रवाई पर कोई एतराज़ है? मैंने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, नहीं। वो शख्स बोला, गुड, वेरी गुड। तो मैडम आप स्नोडन को इसका किरदार बखूबी समझा दें। इसे वही करना है जो इससे कहा जा रहा है और किसी भी तौर इससे इन्हिराफ इसके लिए मौत का बायस बन सकता है।
जेल से फरार होते हुए 2 अफराद का कत्ल मामूली बात नहीं है। पहले ही कौन सा कम जुर्म था इसका। अब उन 2 अफराद के कत्ल के बाद इसे यकीनन इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाएगा, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद जरूरी चीज होती है। आप लोग हमारे प्रोग्राम से मुतमईन हैं? मोहम्मद शख्स ने दूसरों से सवाल किया और उन्होंने इस बात में जवाब दिया। वो बोला, तो फिर आइए, हमारा आदमी मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैडम, आप स्नोडन से गुफ्तगू कीजिए। तमाम के तमाम बाहर निकल गए। मुअम्मर औरत मेरे सामने बैठ गई और फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई। ये कहानी बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब थी। मामलात सारे के सारे उलझे हुए थे, लेकिन इस कहानी से ये पता नहीं चलता था कि वो शख्स जिसे जेल से फरार करवाया गया था उन लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी क्यों था, और उनमें से कोई उसकी शक्ल क्यों नहीं पहचानता था, या फिर इस काम के लिए जेल से एक शख्स को फरार करवा कर उसी के सुपुर्द ये जिम्मेदारियां करना क्या मानी रखता था। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि उन लोगों के साथ जिस हद तक भी मुमकिन हो सका ताउन करूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी आज़ादी यकीनी थी। चुनांचे मैंने अपने आप को उनके सुपुर्द किया। वो जहां चाहें मुझे ले जाएं। जब मेरे चेहरे पर एक अजनबी मेकअप किया गया तो मुझे काफ़ी हद तक इत्मीनान नसीब हुआ कि मेरी असल शक्ल को जानने वाले भी मुझे नहीं पहचान सकेंगे। मेकअप तो किसी के चेहरे पर भी कर दिया जाए, उसे तब्दील शुदा हालत में दूसरों से रूशनास होना है, और फिर चूंकि मुझे मेरी नई हैसियत बता दी गई थी, इसलिए मैं मुतमईन था कि अपना काम बखूबी पूरा कर सकूंगा। इस तरह मुझे यहाँ से निकलने के मौके भी मिल रहे थे। उनमें से किसी शख्स का नाम मुझे नहीं मालूम हो सका, लेकिन यहाँ से रवाना होने से पहले उन लोगों ने मुझे अच्छी तरह हिदायत दे दी थी और बताया था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में क़याम करना है। ये भी बता दिया था मुझे कि जाते वक्त सिर्फ चाबी वापस करना होगी। मेरा पासपोर्ट अलमारी में लटके सूट की जेब में रखा है, पर्स पतलून की जेब में है, और मेरे पास मौजूद करेंसी को महफूज कर दिया गया है। ये भी एक अनोखी बात थी कि उन्होंने मेरी जेब में मौजूद करेंसी पर गौर नहीं किया था कि इतनी तादाद में ये करेंसी कहाँ से आई। सूरत हाल चूंकि मेरे खिलाफ नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे मुकम्मल ताउन किया। मुझे उस कमरे से निकालकर एक दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अब मैं पुरसुकून था। चेहरे पर मेकअप हो जाने की वजह से मुझे ये खौफ भी नहीं रहा था कि वो लोग मेरी सूरत पर गौर कर सकते हैं। बूढ़े ट्रक ड्राइवर की मौत का मुझे अफसोस था। बेचारा मेरी वजह से मारा गया। उसके कुछ अल्फाज मुझे याद आ रहे थे। कोई शख्स उसके ट्रक में बैठा था और फिर कहीं रास्ते में ही उतर गया था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो वही शख्स जॉन स्नोडन था। वो कहाँ गया, दोबारा उन लोगों के हाथ लगेगा या नहीं, ये सारी बातें सोचना जरूरी था, लेकिन मैं उन पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा था। मुझे तो सिर्फ अपने मकसद से गरज थी। उनका काम करके अगर उस इलाके से निकल जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर बात होगी। इस तरह ऑलिव हार्वर्ड से मेरा पीछा फिलहाल छूट जाएगा। बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। नए कमरे की खिड़की से मैंने बाहर झांक कर देखा। मौसम खुशगवार था। थोड़ी देर तक मैं वहां खड़ा रहा और उसके बाद वापस आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। मेरा अजनबी चेहरा मेरे सामने था। दरमियानी उम्र, बड़ी सी नाक, चुंधियाई हुई आंखें, जबड़े बाहर को उभरे हुए। मैं अपने लिए बिल्कुल अजनबी था। जो लिबास मैंने ज़ेबतन किया वो निहायत नफीस था। दीगर तमाम सामान भी दुरुस्त था। पासपोर्ट, बटवा, लाइसेंस, 2-3 सूट, जूते, टाइयां, कमीजें वगैरह। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर उसी मोमर औरत से मुलाकात हुई जिसे सिर्फ मैडम के नाम से याद किया जाता था। नाश्ता उसने मेरे साथ ही किया था। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो कहने लगी, जॉन स्नोडन, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा नाम रूटर है। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पर तुम अपना नाम देख चुके होगे। बेहतर यह है कि आज शाम को 7 बजे अपना टिकट फजाई कंपनी से वसूल कर लो। जहाज 7:45 बजे रवाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे जाना कहाँ है मैडम? वो बोली, इस सिलसिले में अभी कोई सवाल न करो, वक्त पर सब मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि आपकी हिदायत पर अमल करूँगा। शाम को 6:30 बजे मैंने सामान वगैरह बांधा और उनकी हिदायत के मुताबिक उस इमारत से बाहर निकल आया। मुझे ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि इमारत कौन सी जगह है और मैं शहर के किस हिस्से में हूँ। बस नीचे आकर मैंने एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। रिजर्वेशन पर मैंने अपना नाम बताया तो फर्स्ट क्लास का एक टिकट मुझे मिल गया और यहाँ मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मंजिल एम्स्टरडैम थी। इस तरह यहाँ से निकल जाऊँगा इसका गुमान भी नहीं था। जहाज़ में सफ़र करते हुए भी मैं अपनी उस खुशबख्ती के बारे में सोच रहा था। जहन के पर्दों से कई बार तहजीब का नाम टकराया था, लेकिन अब मैंने सब्र करना सीख लिया था। एम्स्टरडैम के शानदार हवाई अड्डे पर मेरे इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद नहीं था।
लेकिन अपना सामान वसूल करके जब मैं बाहर आया तो ढले हुए शानों वाले एक अच्छी शक्ल सूरत के आदमी ने मेरा इस्तकबाल किया। बोला, मिस्टर रोटर, बहुत अरसे के बाद आपको देखना नसीब हुआ है। आप मुझे यकीनन नहीं पहचानते होंगे, मेरा नाम हार्लेस है। आइए, गाड़ी मौजूद है। मैं खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया और एक शानदार लिमोजीन कार में जा बैठा। सफर के दौरान हार्लेस ने कहा, आपको अपना मकान पसंद आएगा मिस्टर रोटर। समंदर के किनारे पहाड़ियों के ऊपर एक तन्हा मकान। तकरीबन 50 मिनट का सफर तय करना पड़ा था। उसके बाद लिमोजीन पहाड़ी पर एक खूबसूरत बंगले के करीब रुक गई। हार्लेस ने कहा, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, मैं वापस जाता हूँ। मैंने इत्मीनान से अपना सूटकेस उठाया और नीचे उतर गया। मैंने पूछा, मेरे लिए और कोई हिदायत तो नहीं है? उसने सर्द और खुरदरे लहजे में जवाब दिया, नहीं, और गाड़ी में बैठकर उसे रिवर्स करके वापस ले गया। बरामदे में एक खूबसूरत सी 30-32 साला औरत मेरी मुंतजिर थी। मैं आगे बढ़ा तो वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो लकी रोटर है, यानी मेरी बीवी। लकी रोटर से जुदाई की तवील दास्तानें सुनने के बाद जब किसी कदर फरागत हासिल हुई और मुझे गुस्ल करने का मौका मिला तो मैं दिल ही दिल में यही सोचता रहा कि अब तक तो सब कुछ ठीक है। मैं हॉलैंड पहुंच चुका हूं और मेरी मंजिल अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। हॉलैंड में भी अमरीकी यहूदियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और मैं हॉलैंड के सबसे बड़े शहर एम्स्टर्डम में रहकर अपने काम का आगाज़ कर सकता था। काश तहजीब मैल्कम एक्स भी हॉलैंड मेरे साथ ही आती। वहाँ से निकल आने की खुशी थी, लेकिन दुख तहजीब के ना होने का था। और अब ये खातून यानी लकी रोटर मिल गई थी। बज़ाहिर तो संजीदा तबीयत की मालिक थीं, लेकिन बहरहाल बीवी थीं और बीवी के शौहर पर बहुत से हुकूक होते हैं। अगर अभी उनसे इन्हिराफ करके एम्स्टर्डम की हसीन दुनिया में खो जाऊं तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन फौरी तौर पर कदम जमाना कठिन साबित होगा। चुनाचे क्यों ना कुछ वक्त यहाँ पर भी गुजार लिया जाए। जो दास्तान मुझे मैडम ने सुनाई थी उसमें ये तफसील तो नहीं थी कि मेरी हैसियत क्या है। सिर्फ उनके अपने मकासद इस दास्तान में झलकते थे और ये पता चलता था कि कदम ब कदम वो मुझसे क्या चाहती हैं। गुस्ल खाने से निकलने के बाद मैंने एक खूबसूरत लिबास पहना और अपने उस खुशनुमा मकान में आ बैठा जहां लकी रोटर ने मेरे लिए फूल ही फूल खिला दिए थे। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। काफी अरसे के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मैं कहाँ था और क्यों था, इसके बारे में मुझे चंद बातें बता दी गई थी, जिन्हें उसके सामने बयान करके मैंने उसे मुतमईन कर दिया। वो बेहद खुश थी। कारोबार के बारे में तफसीलात बता रही थी, अपने मिलने जुलने वालों के साथ बीते हुए वाकयात की तफसील बता रही थी और मैं सब्र सुकून से सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, डियर रोटर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह वापस आ जाओगे। मैं तो न जाने क्या क्या सोच बैठी थी तुम्हारे बारे में। मैं यूं महसूस कर रही हूं जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब है और मेरी आंख खुल जाएगी। मैंने कहा, नहीं, तुम जानती हो हनी कि मैं कैसी कैसी मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल गैर मुतवाज़िन हूँ। कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। हाँ, अगर याद थी तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी बातें, यही सब कुछ मेरी जिंदगी थी, वरना शायद मैं मर जाता। वो जज्बाती होने ही वाली थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। किसी ने उसे फोन किया था। फोन बंद करने के बाद उसने बताया कि वो जेनी फेसफील्ड थी, उसकी एक सहेली जो इन दिनों उसकी साथी रही थी। उसने कहा, मैंने उसे ये खुशखबरी नहीं सुनाई, क्यों ना हम उसके पास अचानक जाकर उसे हैरान कर दें। वो तुम्हें देखेगी तो मुताज्जिब रह जाएगी। क्या ख्याल है? मैंने कहा, नहीं, जरा होशियारी से काम लो डियर। पोजीशन अभी बेहतर नहीं है। जिन लोगों से मेरा टकराव हुआ है वो यकीनन मेरी ताक में होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ दिन खामोशी से गुजार दिए जाएं, फिर हम अपने मिलने जुलने वालों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। वो बोली, जैसा तुम पसंद करो, लेकिन हम शहर में भी नहीं निकल सकेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं? मेरा ख्याल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।